कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन के बहुत बहुत जोहार। तो हाँ किसान भाई कैसान सब बेसे बेस नहीं? हाँ बेस तो अबे करेगा और अभी आने वाला समय और बेस हो जाएगा। काहे कि हम लोग अभी दिखाने वाले हैं कृषि समाचार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 17 जिलों में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने की योजना, किसान होंगे लाभान्वित। तीसी फसल के उत्पादन तकनीक पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बैगन के अधिक उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उद्यान निदेशालय और कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने की योजना तैयार की गई है। राज्य के जिन जिलों में सब्जी बीज उत्पादन की काफ़ी संभावना और ज़रूरत है, वैसे 17 जिलों को चुना गया है। इन सभी 17 जिलों के प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी, सोसाइटी, सहकारी समिति और किसान समिति इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से लादी चिकोर गांव में तीसी फसल के उत्पादन तकनीक पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य तेलहन वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम ने उत्पादन की नई तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसी में ओमेगा 3 नामक तत्व पाया जाता है, जो कई बीमारियों के उपचार में कारगर है। फलदार फसल आम में किसानों के लिए एक गंभीर समस्या होती है कि फल शुरुआती दौर में ही तेजी से झड़ने लगते हैं। किसान फलों को झड़ने से रोकने के लिए क्लोरोपरिफास, बेवस्टिन, हेक्सोकोनाजोल या बोरेक्स दवा का छिड़काव कर सकते हैं। फलदार फसल आम के मामले में कई बार ऐसा देखा गया कि मंजर लगने के बाद बहुत अच्छी संख्या में फल लगता है, लेकिन वो समय से पहले ही तेजी से झड़ने लगता है। आम के फल को झड़ने से रोकने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। झड़ने से रोकने के लिए अभी जो आपको कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी कीट में आपको अभी जो पाउडर मिल्ड्यू है, इसके साथ साथ कुछ कीट हैं, तो इसके लिए एक स्प्रे की ज़रूरत है। आप स्प्रे 10 लीटर पानी में 15 ml क्लोरपाइरिफोस और 10 लीटर पानी में 10 ग्राम बेविस्टिन या फिर 10 लीटर पानी में 5 ग्राम हेक्साकोनाजोल मिला करके अभी आप एक स्प्रे कीजिए, जिससे आपका फल झड़ने से रुकेगा। इसके साथ साथ आप एक बोरेक्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका भी एक छिड़काव करें, जिससे आपके फल झड़ने की जो समस्या है वो कम होगी। जो किसान अपने खेतों में बैगन लगाने जा रहे हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों वाले बैगन रोगरोधी भी हैं और अन्य प्रभेदों की अपेक्षा प्रति हेक्टर 100 से 150 क्विंटल अधिक उपज देती है। बैगन की उन्नत किस्में स्वर्ण प्रतिमा और स्वर्ण श्यामली की खासियत है कि इसमें जीवाणु उगता रोग नहीं लगता है। साथ ही ये झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल भी है, जिससे किसानों को बहुत अच्छी उपज मिलती है। इसके लिए जो प्रजातियां हैं ICR ने जो निकाली हुई है, स्वर्ण प्रतिभा तथा स्वर्ण श्यामली, इन प्रजातियों का चुनाव करें। ज़्यादा से ज़्यादा फलन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आय प्राप्त होगी। इसकी उत्पादन बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे कि सामान्य प्रजातियों की अपेक्षा इसका उत्पादन आपको लगभग 100 से 150 कुंटल ज़्यादा मिलेगा। डच हो मानव चालित कृषि उपकरण है, जिसकी सहायता से किसान बड़ी आसानी से अपने खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों के लिए निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। खेतीबाड़ी के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से किसानों के लिए कई ऐसे कृषि उपकरण इजाद किए गए हैं, जो एक साथ कई कार्यों को निपटाने में सक्षम है। इन्हीं उपकरणों में एक है डच हो, जो खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों में निकाई गुड़ाई करने का काम करता है। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से, जिन्होंने खेतीबाड़ी की तरक्की में एक नया कीर्तिमान बनाया है और नई पीढ़ी के किसानों के लिए एक मिसाल पेश किया है। आज हम आपकी मुलाकात एक किसान से करवाने जा रहे हैं,
जिन्होंने मेहनत के दम पर अपनी खेती और अपने परिवार की तकदीर बदल दी। तो आइए इनसे मिलते हैं। तो कुइयाँ से पहले कर रहे थे, झोरा टिन टिन के, ड्रिप का सिस्टम नहीं था। उस समय तो बहुत कम कमा रहे थे, अभी तो कुछ कमा रहे हैं ज़्यादा। ड्रिप जब से लगाए हैं तब से बिना ड्रिप का पानी का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा था और अभी कम हो रहा है पानी का। टमाटर अभी 2 एकड़ में लगल है, एक ठो खत्म होने वाला है, एक ठो शुरुआत हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,875 रुपए से 1,975 रुपए, चावल मध्यम 2,050 रुपए से 2,150 रुपए, चावल उत्तम 2,250 रुपए से 2,500 रुपए, गेहूं 1,600 रुपए से 1,675 रुपए, चना 4,900 रुपए से 5,100 रुपए, दाल अरहर 6,750 रुपए से 6,900 रुपए, दाल मसूर 4,300 रुपए से 4,450 रुपए, दाल चना 5,850 रुपए से 6,000 रुपए, सरसों तेल 9,950 रुपए से 10,000 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,350 रुपए, आलू 600 रुपए से 675 रुपए और प्याज 1,200 रुपए से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो कृषि समाचार में हम लोग देखें मौसम का मिजाज और मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ढेर सारा जानकारी, ढेर सारा खबर। लेकिन अब समय हो गया है एक तो छोटा सा विराम लेने का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। किसान भाई, हम लोग किसान आदमी लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। अब खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी होता है कि अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए कभी उसमें रोग लग जाता है, कभी उसमें कीट लग जाता है और उसका उपचार के लिए हम लोग कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं
रोग नियंत्रक दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इस दवाई का इस्तेमाल करें तो हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या सुरक्षा का उपाय अपनाना चाहिए, आइए इस पर देखते हैं एक छोटा सा कार्यक्रम। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों
और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। हाँ किसान भाई, हम लोग देख रहे थे सुरक्षित कीटनाशी दवाइयों के उपयोग के बारे में, लेकिन अब देखिए, अब खरीफ का मौसम आने वाला है। तो खरीफ के मौसम में हम लोग चारा फसल भी उपजाते हैं। तो चारा फसल में बहुत तरह का किस्म है और उन किस्मों का, चारा फसलों का उपयोगिता है, का महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और हम लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ आशीषन टूटी जी। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं आशीषन टूटी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राय देखा गया है मैम कि जो है झारखंड में हमें पानी की बहुत कमी होती है। इसमें जो है चारा को जो है उगाना, ये सब जो है बहुत जो है किसानों के लिए जो है बहुत जो है मुश्किल काम हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कम पानी में जो है हमारे किसान भाई किस प्रकार से जो है हरे चारे को उगाएंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। हमारे किसान भाई जो भी यहाँ पर गाय पालते हैं, उसके लिए है कि ये झारखंड की जलवायु और मिट्टी यहाँ की बहुत उपयुक्त है चारा फसल के लिए। और इनको यहाँ के किसानों भाइयों को चाहिए कि वे अपना खाना खाते हैं तो उसी टाइप का आप उन लोग को चाहिए कि पशुओं को भी हरा चारा देना चाहिए। हरा चारा देने से ये होता है कि पशुओं को विभिन्न प्रकार के कुपोषण से, रोगों से बचाया जा सकता है। और जैसे कि दूध देने वाली पशु है और मीट देने वाले पशु है, तो जो दूध देती है उसको यदि हम हरा चारा खिलाते हैं तो दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। और मांस देने वाले पशुओं में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज से होती है। तो जैसे कि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि झारखंड में कम पानी ये होता है। तो इसमें है कि खरीब यहाँ तो दो तरह का मौसम होता है जिसमें कि लगाया जा सकता है। जैसे कि खरीब है और एक है रबी। तो रबी में जैसे कि लगाया जाता है ओट लगा सकते हैं, बरसीम लगा सकते हैं और जैसे कि ओट को लगा सकते हैं। तो ओट यहाँ के लिए बहुत अच्छा चारा के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा इसमें जहाँ माने कि कम मिट्टी, जैसा भी मिट्टी हो उसमें सफलतापूर्वक उपजाया जा सकता है। और बरसीम ऐसा क्रॉप है जो कि एक दलहन फसल है, तो उसको लगाने से ये होता है कि दूध की मात्रा पशुओं में बढ़ तो जाती है, साथ साथ में है कि वहाँ की जहाँ वो लोग लगाते हैं वहाँ की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। जी जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं मैम कि जो है बहुत तरह के प्रभेद होते हैं इनमें, जो चारे की बात है उसके बारे में आप हमें किसान भाइयों को बताएं। तो उसके प्रमुख प्रभेद, उन्नत प्रभेद है केंट है, एक केंट है और एक OS6 है, जो कि हम लोग यहाँ पर जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, तो उस पर पाए हैं कि केंट सबसे अच्छा झारखंड के लिए अभी तक ये हो रहा है। और बरसीम में है कि वरदान किस्म है जो कि उसको लगा करके आसानी से और कम पानी में अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने चर्चा की ओट और वसीम की, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी क्या लगाने की विधि है, वो ही हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बता दी। जैसे कि हम बताएं कि ओट में उन्नत प्रभेद है केंट, तो इसको लगाने का है कि माने उचित समय है अक्टूबर से नवंबर। तो अक्टूबर से हमारे किसान भाई ये ध्यान दे कि ओट को अक्टूबर से नवंबर में वो लगा दे। इस टाइम पे लगाने से ये फायदा होता है कि उसको 3 कट वो लोग ले सकते हैं, एक बार लगा करके 3 कट ले सकते हैं। और इसको लगाने जैसे कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 30 से 40 केजी सीड लगता है। और उसको लगाने के लिए है कि उसको लाइन से लगाएं, तो जैसे कि कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और जैसे कि इसमें होता है कि कटाई के लिए, तो कटाई के लिए है कि जब लगाते हैं जैसे आप केंट लगाए हैं तो केंट को एटलीस्ट 3 कटाई ले सकते हैं। जैसे कि पहला कटाई है कि लगाने के कम से कम 45 से 50 दिन में फर्स्ट कटिंग उसको ले लेते हैं। और दूसरा कटिंग है कि जब उसके जैसे 50 से 45 दिन में कटिंग किए तो उसके ठीक 30 दिन बाद फिर दूसरा कटिंग ले ले। और तीसरा कटिंग जब फूल लगता है तब कर दे, क्योंकि इस समय कटिंग करने से उसमें जो क्या बोलते हैं प्रोटीन की मात्रा होती है वो अच्छा उपलब्ध हो जाता है और जो हमारे पशुओं को जो चाहिए वो मिल जाता है। और बरसीम को हम लगाते हैं तो वो एक दलहन फसल है, तो उसको लगाने का ये है कि उसको अक्टूबर तक लगा देना चाहिए। और उसमें है कि जैसे कि उसका सीड 1 हेक्टेयर के लिए 25 केजी तक लगता है।
और लाइन से लाइन का दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और ये तो दलहन फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन का मात्रा कम लगता है। और इसको है कि कम से कम आप 4 कट ले सकते हैं। यदि आप टाइम पे लगाए हैं तो 4 कट ले सकते हैं। जैसे कि इसको जैसे लगाए, जिस दिन सीड लगाए उसके 60 दिन बाद एक कटिंग कर दें। उसके बाद हर एक 30 दिन के इंटरवल में उसका कटाई कर दें। तो ऐसे में है कि अब कम से कम ऐसे करने से 300 क्विंटल तक चारा प्राप्त किया जा सकता है। अब तो मैम जो है वो खरीफ फसल लगाने की जो समय आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से जो है चारों लगा सकते हैं हमारे किसान भाई, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि अभी खरीफ का मौसम आ रहा है, तो इसमें चारा फसल मेन रूप से हम लोग लगाते हैं। जैसे कि है चारा मक्का और बोदी और है एक है राइस बीन। तो इस सब को हम लोग खरीफ के मौसम में ले सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई, जो आपने इतनी सारी जो है चारे के बारे में हमें बताया, तो इनके बीज जो हैं हमारे किसान भाई को कहाँ से उपलब्ध होगा, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। हाँ, जैसे कि यदि किसान भाई चाहते हैं कि हम चारा का खेती करें, तो वो हमारे ये यहाँ डिपार्टमेंट से से विभाग से चारा का बीज ले सकते हैं। प्रोग्राम तो अंततः हो रहा है मैम, मगर जाते जाते हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अगर ये चारा लगाते हैं, तो अगर वो इसी चीज़ को अगर जाकर के जो है मार्केट में या फिर अगर उसको बेचते हैं, तो उनको किस तरीके से है उनको जो है फ़ायदा मिल सकता है, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। हाँ, जैसे कि आजकल है कि जो भी किसान भाई हमारे झारखंड में जो भी रूखा सूखा मिलता है उसको वो लोग खिलाते हैं। और जैसे कि बाज़ार में कुट्टी मिलता है, तो कुट्टी का दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि वो लोग बाज़ार में जाकर के हरा चारा के रूप में ये बिक्री करें, तो उन्हें बहुत अच्छा, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो सकता है। प्लस उसको यदि वो लोग बीज के रूप में, सीड के रूप में भी बिक्री करें, तो उसमें भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि देखा गया है कि प्राय कि किसान भाई जो उनके पास खेत नहीं है, तो जो है कि अगर वो चारे का अगर उगाते हैं, तो उनको बहुत सारा जो है फ़ायदा भी हो सकता है। यानी कि चारा भी लगाकर किसान जो है वो फ़ायदा कमा सकता है। चारा लगा करके वो अपना इकोनॉमिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि जो है हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। इन्होंने बताया कि चारा भी अगर आप लगा सके, चारा फसल भी अगर आप लगाते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इस कार्यक्रम में आई, हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। आप लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और विशेष जानकारी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ, तो किसान भाई कैसा लगा जानकारी? हमको खाली उम्मीद नहीं है, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट टुटी जी इतना बेस्ट जानकारी दिए कि उसका फ़ायदा आप भी उठाइएगा, और हम भी तो किसान हैं, हम भी उठाएंगे आपके साथ साथ में। तो दोस्तों, जैसे एकदम निरंतर समय का प्रवाह बहता रहता है दुनिया में, वैसे ही किसान का काम भी चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम का भैया समय तो निश्चित है, तय है। तो अब हम लोग समय के पाबंदी को देखते हुए आज के कार्यक्रम को, आज के अंक को यहीं पर अब विराम देंगे। लेकिन उससे पहले हमारा पता को जानिए, और पता पे एकदम जो है सो दंदना करके अपना आपका जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है कार्यक्रम के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, जो भी जिज्ञासा मन में, जो भी कौतूहल है, जो भी पूछना चाहते हैं, एकदम पूछिए, तो इधर से जवाब मिलेगा, विशेषज्ञ लोग भी बताएंगे। हाँ, तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो ये था हमारा पता। और अब अगले अंक में मिलने के लिए इस अंक की समाप्ति करने की दीजिए इजाजत। जोहार।